हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग। आज है 1 मई 2020 और कल थी 30 अप्रैल। तो 30 अप्रैल को मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय जैज दिवस। अब ये अंतर्राष्ट्रीय जैज दिवस क्या होता है? देखिए, जैज म्यूजिक का एक टाइप होता है जो कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और समृद्धि के लिए अंतर्राष्ट्रीय जैज डे कल मनाया गया था। आज है 1 मई। 1 मई को इंटरनेशनल लेबर डे मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है और आज ही के दिन 1 मई को महाराष्ट्र दिवस भी मनाया जाता है। ओके, तो ये तो हो गए आज के महत्वपूर्ण दिवस। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा करंट अफेयर्स। तो सबसे जो पहला टॉपिक है हमारा कोविड फार्मा। ये कोविड फार्मा क्या होता है? तो कोविड फार्मा आंध्र प्रदेश के चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग ने हाल ही में कोविड-19 मोबाइल ऐप लॉन्च की है। ठीक है, किस नाम से की है? कोविड फार्मा के नाम से एक मोबाइल ऐप जो है वो आंध्र प्रदेश की सरकार ने लॉन्च की है। ओके, अब ये जो कोविड फार्मा है तो इसमें क्या होगा कि जो मेडिकल स्टोर के पास जो भी सर्दी जुकाम बुखार की दवाई लेने जाता है तो उस पर आंध्र प्रदेश की सरकार अब निगाह रखेगी। मेडिकल स्टोर वालों को यानी कि फार्मा वालों को ये निर्देश दिए गए हैं कि जो भी आपसे मेडिसिन परचेज करने आए, स्पेशली सर्दी जुकाम और बुखार की, उनके नाम, नंबर, एज, एड्रेस वो आपको इस ऐप में डालने होंगे जिससे कि सरकार को उनके बारे में पता रहे। तो क्वेश्चन इस प्रकार से बनेगा कि कोविड फार्मा ऐप किस राज्य सरकार के द्वारा जारी की गई? तो आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा कोविड फार्मा ऐप को लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो ये हो गई आज की प्रमुख न्यूज़। इसके बाद आगे चलते हैं। अगली हमारी जो न्यूज़ है बहुत ही दुखद खबर है। कल इरफान खान जी का और आज अभिनेता ऋषि कपूर जी का। तो ऋषि कपूर जी का निधन हुआ है। वो 67 साल के थे और ल्यूकेमीनिया नामक बीमारी से पिछले 2 साल से लड़ रहे थे। 1973 में उन्होंने बॉबी फिल्म से डेब्यू किया था। इसके अलावा राज कपूर की फिल्म मेरा नाम जोकर में बाल कलाकार के रूप में ऋषि कपूर ने काम किया था। उनकी प्रमुख फिल्में बॉबी, द बॉडी, प्रेम रोग, 102 नॉट आउट, मुल्क आदि उनकी प्रमुख फिल्में थीं। इसके अलावा उन्होंने सैकड़ों फिल्मों में काम किया और काफ़ी अच्छे अभिनेता वो रहे थे। तो आज उनका निधन हो गया। काफ़ी दुखद घड़ी पूरे देश के लिए, बॉलीवुड के लिए। आगे बढ़ते हैं। अगली न्यूज़ है कि अनुभवी राजनयिक टी.एस. तिरुमूर्ति, ये राजनयिक रहे हैं टी.एस. तिरुमूर्ति को। इनको अब यूनाइटेड नेशंस यानी कि संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त कर दिया गया है। यूनाइटेड नेशंस में भारत का जो नया स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है वो टी.एस. तिरुमूर्ति को नियुक्त किया गया है। ये पहले कहाँ थे? तो पहले ये विदेश मंत्रालय में कार्यरत थे और इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो इन्होंने सैयद अकबरुद्दीन का स्थान लिया है। तो अभी अभी संयुक्त राष्ट्र में भारत के नए स्थायी प्रतिनिधि कौन बनाए गए हैं? टी.एस. तिरुमूर्ति को बनाया गया है। अब बात चल रही है संयुक्त राष्ट्र की, तो आइएगा संयुक्त राष्ट्र के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। तो ये देखिएगा, ये है यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशंस की जो भाषा है, जो लैंग्वेज है, 6 लैंग्वेज हैं। कौन कौन सी लैंग्वेज हैं? तो आपको दिख रहा है अरेबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रसियन एंड स्पेनिश। तो टोटल 6 भाषाओं में संयुक्त राष्ट्र में काम होता है। संयुक्त राष्ट्र में वर्तमान में 193 देश मेंबर हैं। इनमें से 2 ऑब्जर्वर कंट्रीज हैं। संयुक्त राष्ट्र के जो वर्तमान में सेक्रेटरी जनरल हैं वो हैं एंटोनियो गुटेरस। डिप्टी सेक्रेटरी जो है संयुक्त राष्ट्र में, उनका नाम है अमीना जे मोहम्मद। और जनरल असेंबली के जो प्रेसिडेंट हैं संयुक्त राष्ट्र में, उनका नाम है तिजानी मोहम्मद बंदे। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है मोनाजुल।
सिक्योरिटी काउंसिल के जो प्रेसिडेंट हैं संयुक्त राष्ट्र में, उनका नाम है डेंग डिन कोई। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की अगर बात की जाए तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब की गई थी? 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। ओके, चलिए आगे चलते हैं। तो हमारी जो अगली न्यूज़ है वो अगली न्यूज़ इस प्रकार से है कि नम्रता एस कुमार को स्लोवानिया में देश का अगला राजदूत बनाया गया है। ठीक है, तो स्लोवेनिया में देश के नए राजदूत का नाम क्या है? तो आपका आंसर होगा नम्रता एस कुमार। तो नम्रता एस कुमार को देश में स्लोवानिया में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। ये आप देख सकते हैं मैप, ये है आपका स्लोवेनिया कंट्री, यहीं पे नम्रता एस कुमार को राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। ओके, अब स्लोवेनिया के बारे में जान लेते हैं। स्लोवेनिया की जो कैपिटल है उसका नाम है ल्यूब्लियाना। ओके, इसके अलावा स्लोवेनिया के बारे में हम और जानकारी जानना चाहें तो यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं, स्लोवेनिया के जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है बोरत पाहोर। यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका नाम है जानेट जानसा। तो ये हुआ स्लोवेनिया में भारत की नई राजदूत कौन बनी है? नम्रता जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली जो हमारी न्यूज़ है वो है जयदीप मजूमदार को ऑस्ट्रेलिया में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। तो ऑस्ट्रिया में भारत के नए राजदूत के रूप में जयदीप मजूमदार को नियुक्त किया गया है। अब देखिए ये है ऑस्ट्रिया, मैप में ये है ऑस्ट्रिया जो कि यूरोप में पड़ती है। इसके जर्मनी, पोलैंड और इटली से ये घिरी हुई है ऑस्ट्रिया। ठीक है, अब ऑस्ट्रिया के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं हैंस फिशर। ऑस्ट्रिया के जो चांसलर हैं उनका नाम है बर्नर फेमन। ओके, अब तो किसको बनाया गया है ऑस्ट्रिया में राजदूत? जयदीप मजूमदार को ऑस्ट्रिया में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। ऑस्ट्रिया एक यूरोपियन देश है। चलिए आगे चलते हैं। अगली जो हमारी न्यूज़ है तो मंत्रालय में संयुक्त सचिव दीपक मित्तल को कतर में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो अभी कतर के नए राजदूत कौन बने हैं? तो दीपक मित्तल को कतर में भारत का नया राजदूत बनाया गया है। चलिए ये देखिए, ये है कतर, ये सऊदी अरेबिया है, ये फारस की खाड़ी है और फारस की खाड़ी में ये जो छोटा सा देश है इसी को बोलते हैं कतर। अब कतर के बारे में बात की जाए तो कतर में पूरी तरह से राजशाही है, अभी भी वहाँ पे राजा का शासन चलता है और वहाँ के जो अमीर हैं यानी राजा हैं उनका नाम है एच शेख हमद बिन खलीफा अल थानी। शेख हमद बिन खलीफा अल थानी। और वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं, कतर के प्रधानमंत्री हैं हमद बिन जासिम। कतर की जो राजधानी है वो है दोहा और पेट्रोलियम के मामले में, ऑयल के मामले में समृद्ध देश है आपका कतर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली जो हमारी न्यूज़ है, अब क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने वोडाफोन और आइडिया को आंशिक राहत देते हुए जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, आयकर विभाग को निर्देश दिए हैं कि 2014-15 में जो इन्होंने इनकम टैक्स जमा किया था उसमें से 733 करोड़ रुपए इनको वापस लौटाए जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने आज जो फैसला सुनाया है उस फैसले में ये बोला गया है कि वोडाफोन आइडिया को जो इनकम टैक्स जो 2014-15 में इन्होंने इनकम टैक्स जमा किया था उसके 733 करोड़ रुपए इनको 4 सप्ताह के भीतर लौटाए जाएं। अब वोडाफोन ने 2014 से लेके 2018 तक के लिए जो इनकम टैक्स का क्लेम किया था, जो रिफंड के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी, वो 4,759 करोड़ रुपए की थी। वोडाफोन का कहना था कि हमें 4,759 करोड़ रुपए वापस किए जाएं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बात की याचिकाओं पे कोई विचार विमर्श नहीं किया। उनको जो जेन्यून लगा तो 2014-15 में जो इनकम टैक्स भरा गया था उसमें से 733 करोड़ रुपए जो है वोडाफोन और आइडिया को लौटाने का निर्देश इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिया गया है। तो ये आपको याद रखना है, 733 करोड़ रुपए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली जो न्यूज़ है हमारी, कुछ विविध न्यूज़ है।
विविध में देखिएगा तो 20 देशों में कोरोना संक्रमित देशों में जो रैंकिंग है, टॉप 20 जो कंट्रीज़ हैं, तो उसमें भारत की जो रैंकिंग है वो 16वें नंबर की है। भारत की जो रैंकिंग है वो कौन से नंबर की है? 16वें नंबर की। यानी कि जो 20 देश हैं उसमें भारत की जो रैंकिंग है वो 16वें नंबर की है। अगर हम इन 20 देशों की लिस्ट आप देखना चाहें तो चलिए देख लेते हैं। ये देखिए, ये है टोटल टॉप 20 कंट्रीज़, और इन टॉप 20 कंट्रीज में अगर आप देखो तो सबसे ऊपर है यूनाइटेड स्टेट यानी कि अमेरिका, सेकंड नंबर पे है स्पेन, थर्ड नंबर पे है इटली, फोर्थ नंबर पे है यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन, फिफ्थ नंबर पे है आपका जर्मनी, और इंडिया कहाँ है? तो इंडिया ये है 16 नंबर पे, तो 16वें नंबर। तो टॉप 20 देशों में कोरोना संक्रमित देशों की जो रैंकिंग है उसमें भारत का 16वां स्थान है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये एक न्यूज़ हो गई। इसके अलावा और क्या खास बात है? और एक न्यूज़ है क्या कि जो अमेरिकी क्रिकेट टीम है उसके कोच बनाए गए हैं। और कोच कौन बनाए गए हैं? तो कोच भारतीय हैं और उनका नाम है अरुण कुमार। और ये क्या है? रणजी ट्रॉफी विजेता हैं। तो रणजी ट्रॉफी विजेता अरुण कुमार को अमेरिकी क्रिकेट टीम का नया कोच नियुक्त किया गया है और इनकी अवधि 2 वर्ष के लिए होगी। ठीक है, तो भारत के रणजी ट्रॉफी विजेता खिलाड़ी अरुण कुमार को अमेरिकी क्रिकेट टीम का 2 वर्ष के लिए कोच नियुक्त किया गया है। ओके, कौन सा ऐसा राज्य है जहां टेली मेडिसिन सेवा का शुभारंभ किया गया है? तो आपका आंसर होगा उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य में टेली मेडिसिन सेवा का शुभारंभ किया गया है। अब ये टेली मेडिसिन सेवा क्या होती है? तो देखिए, उत्तराखंड एक पहाड़ी राज्य है जहां लोग पहाड़ों पे रहते हैं। तो पहाड़ों पे रहने के कारण से उनको नीचे दवा लेने के लिए यानी कि मेडिसिन खरीदने में आने जाने में बहुत तकलीफ होती है। एक तो वहाँ लॉकडाउन भी आजकल पूरे देश में चल रहा है, इसलिए उत्तराखंड सरकार ने टेली मेडिसिन सेवा शुरू की है, जिसके कारण से जो पहाड़ी इलाके के जो लोग हैं वो फ़ोन पर ही मेडिसिन मंगवा सकते हैं। ऐसी सेवा को ही टेली मेडिसिन सेवा का नाम दिया गया है। तो टेली मेडिसिन सेवा कहाँ स्टार्ट की गई है? तो उत्तराखंड में स्टार्ट की गई है। ओके, मध्य प्रदेश की खबर देखते हैं। तो मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों के खातों में फसल बीमा के 2990, इसे 2990 पढ़िएगा, 2990 करोड़ रुपए मध्य प्रदेश सरकार किसानों के खातों में डालेगी। किसके? फसल बीमा के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा, केंद्र सरकार ने एक निर्देश जारी किए हैं, इंस्ट्रक्शन दिया है अपने सभी केंद्रीय कर्मचारियों को। वर्तमान में केंद्र में 38 लाख के आसपास केंद्रीय कर्मचारी हैं। इन केंद्रीय कर्मचारियों से कहा गया है कि आप सभी को अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। अब ये आरोग्य सेतु ऐप क्या करती है? तो ये दिखाती है कि आप सुरक्षित हैं, कम जोखिम में हैं या अधिक जोखिम में हैं। अगर वो दिखाए कि आप सुरक्षित हैं या कम जोखिम में हैं तभी आप ऑफिस आ पाओगे, अदरवाइज ऑफिस नहीं आ पाओगे। तो केंद्र सरकार ने ऑफिस स्टार्ट कर दिए हैं, काम स्टार्ट हो गया है। लॉकडाउन धीरे धीरे करके चरणबद्ध तरीके से खुलता जा रहा है, इसलिए केंद्र सरकार ने अपने सभी कर्मचारियों से कहा है कि वह आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप डाउनलोड करें, जिससे कि उनका स्टेटस सरकार को पता चल सके, वो सुरक्षित हैं या कम जोखिम में हैं या अधिक जोखिम में हैं। तो जो सुरक्षित या कम जोखिम वाले जो स्टेटस जो ऐप दिखाएगा, केवल उन्हीं को ऑफिस आने दिया जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। हमारी जो अगली न्यूज़ है वो है कि अभी अभी किस कंपनी ने पार्टनर सपोर्ट फंड की शुरुआत की है? अभी अभी किस कंपनी ने पार्टनर सपोर्ट फंड की शुरुआत की है? तो देखिए, पार्टनर सपोर्ट फंड की शुरुआत अमेजन इंडिया ने की है। अमेजन इंडिया ने अपने छोटे कारोबारियों एवं साझेदारों की मदद के लिए पार्टनर सपोर्ट फंड बनाया है। तो पार्टनर सपोर्ट फंड किस कंपनी के द्वारा बनाया गया है? तो अमेजन इंडिया के द्वारा बनाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की ओर। अब देखिएगा, अगली न्यूज़ ये है कि चीन ने दक्षिणी चीन सागर से एक अमेरिकी युद्धपोत को खदेड़ दिया है।
तो दक्षिणी चीन सागर को लेकर काफ़ी अधिक तनाव है। चीन दक्षिणी चीन सागर पर अपना प्रभुत्व जमाता आया है और अभी अभी वहाँ से उसने एक अमेरिकी युद्धपोत को खदेड़ दिया है, यानी कि वहाँ से हटा दिया है, जिसके कारण से क्या हो गया, तनाव की स्थिति निर्मित हो गई है। अब आप मैप पे देखिए, ये है आपका दक्षिणी चीन सागर, इसको कहते हैं दक्षिणी चीन सागर। ये है आपका चाइना, ठीक है, तो ये है आपका क्या, चाइना, ये है आपका चाइना। तो चाइना के आसपास अगर आप देखो तो चाइना, ये है आपका, ये आपका लाओस है, ये आपका थाईलैंड है, ये आपका कंबोडिया, वियतनाम, ये मलेशिया, ये ब्रुनेई है, ये फिलीपींस है। तो ये जो बीच का भाग है, और भारत का है तो इंडिया यहाँ पे है, ठीक है, ये इंडिया यहाँ पे है। तो अगर आप देखो तो चाइना, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, तो ये जो आप देख रहे हो ये वाला जो भाग है यही कहलाता है क्या, दक्षिणी चीन सागर। तो दक्षिणी चीन सागर, जबकि सागर तो सभी देशों का होता है, लेकिन इस दक्षिण, चूंकि चीन के दक्षिण में है, चीन के साउथ में है, इसलिए इसको क्या नाम दिया गया है, दक्षिणी चीन सागर। तो दक्षिणी चीन सागर पे चीन अपना हक जताने की कोशिश करता रहता है और इसी दक्षिणी चीन सागर से उसने अभी अभी अमेरिकी युद्धपोत को खदेड़ के भगा दिया, तो जिसके कारण से दोनों देशों में तनाव है। ओके, अब दक्षिणी चीन सागर की रक्षा करने के लिए एक संगठन बनाया गया है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है दक्षेस। उसमें कौन कौन से सदस्य हैं, तो चाइना को छोड़ दिया जाए तो लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, ब्रुनेई, फिलीपींस, ये सभी लोग जो इस सागर के आसपास के जितने भी देश हैं वो सब दक्षेस के मेंबर हैं, ठीक है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारी जो अगली न्यूज़ है उसके अकॉर्डिंग जो पूर्व वित्त सचिव हैं, पूर्व वित्त सचिव राजीव कुमार को लोक उद्यम चयन बोर्ड, ठीक है, पूर्व वित्त सचिव राजीव कुमार को लोक उद्यम चयन बोर्ड के चेयरपर्सन के रूप में नियुक्त किया गया है। तो लोक उद्यम चयन बोर्ड के चेयरपर्सन के रूप में किसको नियुक्त किया गया है, तो राजीव कुमार को लोक उद्यम चयन बोर्ड के चेयरपर्सन के रूप में नियुक्त किया गया है। और इनकी नियुक्ति किसने की, तो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कमेटी ने की। अब प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कमेटी का नाम क्या है, तो अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट ने किया है। तो राजीव कुमार क्या बन गए हैं, लोक उद्यम चयन बोर्ड के चेयरपर्सन बन गए हैं। अगर हम इसकी इंग्लिश करें तो हम इसको बोलते हैं पब्लिक एंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड, PESB। तो PESB के नए जो चेयरपर्सन बने हैं वो बने हैं राजीव कुमार। पब्लिक एंटरप्राइजेज सिलेक्शन बोर्ड के नए चेयरपर्सन बने हैं राजीव कुमार। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब जो अगली न्यूज है वो है वर्चुअल वेलनेस। तो देखिए, वर्चुअल वेलनेस फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा 2 से 3 मई को, और ये किससे संबंधित है, तो ये कोरोना के दौरान, किससे संबंधित है, कोरोना के दौरान। और ये जो 2 संस्थान है इसमें, एक तो है हीरा नहीं है, क्या नाम है, ईरा योग एवं संस्कृति मंत्रालय, ईरा योग एवं संस्कृति मंत्रालय मिलके वर्चुअल वेलनेस फेस्टिवल का आयोजन करेंगे। तो क्वेश्चन आएगा, वर्चुअल वेलनेस फेस्टिवल का आयोजन कौन कौन से संस्थान मिलकर कर रहे हैं, तो ईरा योग एवं संस्कृति मंत्रालय मिलकर वर्चुअल वेलनेस फेस्टिवल का, वर्चुअल का मतलब होता है कि आप ऑनलाइन, आपको जो है एक शिक्षा दी जाएगी डॉक्टरों के द्वारा, आध्यात्मिक गुरुओं के द्वारा एवं योग विशेषज्ञों के द्वारा एक आपको शिक्षा दी जाएगी, उसी को बोलते हैं वर्चुअल वेलनेस फेस्टिवल। मतलब आपको फिजिकली रूप से नहीं जाना, आपको सिर्फ ऑनलाइन वीडियो के रूप में आप इस प्रोग्राम को देख सकते हो। तो वर्चुअल वेलनेस फेस्टिवल का आयोजन कब किया जाएगा, 2 से 3 मई को किया जाएगा, कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए, ठीक है। तो ये जो लाइव इंटरेक्टिव सेशन को शुरू किया जाएगा। ओके, और क्या है इसमें, तो इसमें आध्यात्मिक विचारक, डॉक्टर्स, योगा विशेषज्ञ,
ओके। आध्यात्मिक डॉक्टर्स, विचारक एवं जो योगा विशेषज्ञ होंगे वो जीवन दर्शन का महत्व को आपको समझाएंगे। तो वर्चुअल वेलनेस प्रोग्राम 2 से 3 मई को आयोजित किया जाएगा ईरा योग एवं भारत सरकार के मंत्रालय के द्वारा, संस्कृति मंत्रालय के द्वारा, जिसमें विभिन्न आध्यात्मिक गुरु, विचारक, योगा विशेषज्ञ एवं डॉक्टर्स जीवन दर्शन के महत्व को समझाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली जो हमारी न्यूज़ है वो है कोविड-19 टूल्स एक्ट एक्सीलेटर। कोविड-19 टूल एक्ट एक्सीलेटर। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO ने क्या लॉन्च किया है? कोविड-19 टूल्स एक्ट एक्सीलेटर लॉन्च किया है। कोविड-19 टूल्स एक्ट एक्सीलेटर, ठीक है। तो किसने लॉन्च किया है? तो WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको लॉन्च किया है। अब ये होता क्या है? तो देखिए WHO का कहना ये है कि इस टूल्स एक्सीलेटर के द्वारा सभी के पास क्या पहुंच जाएगा? अगर कोविड-19 की वैक्सीन या टीके की अगर खोज होती है तो वो सभी देशों को उपलब्ध हो। तो कोविड-19 टूल्स एक्ट एक्सीलेटर की जो मीटिंग अभी हुई थी वो किससे संबंधित थी? वो इसलिए हुई थी कि सभी देशों को वैक्सीन उपलब्ध कराना है। अगर वैक्सीन की खोज होती है तो सभी देशों को वैक्सीन उपलब्ध करवाई जाएगी। एक्चुअली हुआ क्या है कि जब H1N1 जो स्वाइन फ्लू आया था उस समय क्या हुआ था कि स्वाइन फ्लू की जब टीके की खोज हुई थी तो इस स्वाइन फ्लू के टीके को सिर्फ अमीर देश ही खरीद पा रहे थे, जबकि गरीब देश क्या हो रहा था, इसको परचेज ही नहीं कर पा रहे थे, जिसके कारण से स्वाइन फ्लू की बीमारी ख़त्म नहीं हो रही थी गरीब देशों से। तो उसी से सबक लेते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोविड-19 टूल्स एक्ट एक्सीलेटर लॉन्च किया है, जिसमें इसने बोला है कि जो टीका जब बनेगा तो टीका सभी की पहुंच के अंदर होना चाहिए, यानी कि अमीर देश भी इसको खरीद सकें और गरीब भी उसको खरीद सकें। तो इसका प्रमुख उद्देश्य ये था कि कोविड-19 का उपचार यानी कि टीका अमीर गरीब दोनों को उपलब्ध हो। उसके लिए कोविड-19 टूल्स एक्ट एक्सीलेटर WHO के द्वारा लॉन्च किया गया है। ओके, क्लियर हो गया। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोविड-19 टूल्स एक्ट एक्सीलेटर लॉन्च किया, जिसके द्वारा अमीर एवं गरीब सभी को कोविड-19 के टीके को उपलब्ध कराया जाएगा बिना किसी भेदभाव के। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली जो न्यूज़ है वो ये है व्हाट्सअप आप लोग सभी मोबाइल में चलाते हैं। तो व्हाट्सअप क्या करने वाला है? व्हाट्सअप अब क्रेडिट लाइन और छोटे लोन बिजनेस में उतरने वाला है। व्हाट्सअप अब क्या करेगा? व्हाट्सअप लोन बांटेगा। किस प्रकार के लोन बांटेगा? क्रेडिट लाइन। क्रेडिट लाइन का मतलब होता है छोटे लोन, जो क्रेडिट कार्ड जैसे नहीं होते छोटे छोटे लोन, उस टाइप के लोन व्हाट्सअप बांटेगा। तो क्रेडिट लाइन और छोटे छोटे लोन व्हाट्सअप, इस बिजनेस में व्हाट्सअप अब उतरने वाला है। इसके पहले व्हाट्सअप ने मोबाइल पेमेंट फीचर में भी व्हाट्सअप आने वाला है। मोबाइल पेमेंट जो आप करते हो ना, गूगल पे, फ़ोन पे, उसमें आप व्हाट्सअप से भी आप पे कर सकते हो। तो अभी उसका क्या चल रहा है? परीक्षण। लास्ट 2 ईयर से उसका परीक्षण चल रहा है। तो व्हाट्सअप मोबाइल पेमेंट फीचर में आने वाला है। क्रेडिट लाइन और छोटे लोन भी उपलब्ध करवाएगा। इसके अलावा व्हाट्सअप ने रिलायंस के साथ मिलकर रिटेल चेन की शुरुआत की घोषणा भी कर दी है। तो इन सब चीज़ों में व्हाट्सअप अब आने वाला है। तो क्रेडिट लाइन, छोटे लोन, मोबाइल पेमेंट, रिटेल चेन, ये सब अब व्हाट्सअप के द्वारा किए जाएंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये हमारी आज की जो करंट अफेयर्स हैं ख़त्म होते हैं। सो थैंक यू सो मच।